जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज समोसे बनाएंगे, बताइए ना कब बनाएंगे समोसे? मीना बेटी, कई दिनों से तो लगातार बारिशें हो रही हैं। घर में सूखी लकड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो मानो चिड़िया अपनी पड़ोसन बिजली कपी के पास जाती है। बिजली बहन, आपके पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है। मेरे घर में तो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सारी ही खत्म हो गई हैं। ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जानी चाहिए। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भी अपने घर से निकलती है। वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो बिजली कभी को आवाज देती है, कभी कभी बेटी, जरा इधर आओ, ये सूखी लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो बिजली कभी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बुढ़िया से ये लकड़ियाँ छीनकर भाग जाती हूँ, भला ये बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ सकेगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश बहुत तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। काफी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बिजली कभी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बिजली कभी पीछे मुड़ जाती है और वो सीधी अपने घर की ओर चली जाती है। वो सामने घर है मेरा बेटी, बस मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घर के पास जाकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो कभी को ना देखकर रोने लगती है। वो कभी बहुत बुरी है, मुझे उल्लू बनाकर मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया को बड़े पीपल के पेड़ के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। मानो चिड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बेटी। मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बेटी, एक काली कभी मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने भोजन बनाना है, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप भला कैसे भोजन बनाएंगी? आप चलिए, मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और भोजन भी बना कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाती है। मानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, तुम खिचड़ी ही बना दो। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। बादल जी, जब उस बूढ़ी फाख्ता ने पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। हो, दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बुढ़िया। अच्छा बिजली, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने आग जला दी है, जल्दी से मुझे भोजन बना दो। बादल जी, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं भोजन किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बेटी चिड़िया, ये कुछ खिचड़ी तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं माँ जी, आप ये रहने दे, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूंगी। बेटी चिड़िया,
मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। अगर तुमने मुझे माँ कहा है तो मेरी बेटी हो तुम हर रोज मेरे घर आ जाया करो। मेरे लिए खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों के लिए ले जाया करो। मेरे पास ढेर सारा अनाज है। फिर मानो चिड़िया एक बर्तन में खिचड़ी डालकर ले जाती है। खिचड़ी खिचड़ी मम्मा, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अच्छा मीना बेटी, ये खिचड़ी बहुत गर्म है, जरा आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं आपकी चोंच न जल जाए। तभी मानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर में कोई सब्जी है तो मुझे दे दो। हाँ बिजली बहन, मेरे पास गोभी पड़ी हुई है, आप वो ले जाओ, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने तो खिचड़ी खा ली है। फिर मानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और गोभी लाकर बिजली कपी को दे देती है। मानो बहन, ये तुमने खिचड़ी कहाँ से ली? बिजली बहन, रास्ते में मुझे बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता मिली थी। उनकी लकड़ियाँ कोई कपी चुरा कर ले गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उन्हें सूखी लकड़ियाँ भी दी और भोजन भी बना कर दिया। तभी उन्होंने मुझे आधी खिचड़ी दे दी। अब तो मैं हर रोज उस बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने जाया करूँगी। चिड़िया, क्या वो बूढ़ी फाख्ता तुम्हें हर रोज भोजन दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी फाख्ता मुझे हर रोज भोजन दिया करेगी। बिजली कभी गोभी लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी फाख्ता मुझे छोड़कर चिड़िया को भोजन दे। मैं ही भोजन लूंगी। मैं जाऊंगी बूढ़ी फाख्ता के पास और मैं ही लिया करूंगी भोजन। बिजली, तुम उस बुढ़िया से कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बनाती हो। अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मीना बेटी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने। वहीं से मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और उसके घर जाकर गरम गरम आलू मटर वाले चावल बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही चावल बहुत हैं। बाकी के चावल तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं, आज मेरे घर पर भी कुछ खाने को नहीं था। मेरी बेटी बहुत भूखी थी। चिड़िया बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता चावल खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। अरे, ये तो वही कपी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर भागी थी। माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मेरे पंखों का बना हुआ भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बस आप आधा भोजन मुझे दे दिया करें और मुझसे भोजन बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे पंखों में स्वाद है, मगर उस दिन मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो तो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो बहुत आगे निकल गई थी। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी फाख्ता तुमसे तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी फाख्ता बिजली कपी को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम ले जाना और आधे लड्डू मैं खा लूंगी। लड्डू का सुनकर तो बिजली कपी खुश हो जाती है और वो बूढ़ी फाख्ता के घर में चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और एक बड़ी लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जलाती हूँ आग, आप आराम से बैठिए। काफी लगता है तुम्हारा मुझ जैसी बुढ़िया से कभी पाला नहीं पड़ा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लकड़ियाँ चुराने की क्या सजा मिलती है। फिर बूढ़ी फाख्ता बड़ी लकड़ी से बिजली कपी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, बादल जी, मुझे इस बुढ़िया से बचाओ। मुन्नी, क्या ये आवाज तुम्हारी माँ की है? हाँ बाबा, लग रहा है मम्मा किसी से पिट रही है। ऐसी खड़ी बिजली कपी अमरूद के पेड़ को पत्थर से पत्थर मार रही थी। बिजली, ध्यान से पत्थर चलाओ, ये पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है।
जाओ जाओ गंदी आंखों वाले, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ अमरूद खाकर ही रहूंगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी फिर से पेड़ को पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर तो वापिस से सीधा बिजली की टांग पर लगता है। हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरी टांग टूट गई है। तोता वहीं से जा रहा था, वो बिजली कपी को घायल देखकर जल्दी से बादल कपी के पास जाता है। बादल बादल, तुम्हारी पत्नी की टांग टूट गई है। कहाँ कहाँ है मेरी पत्नी? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े पेड़ पर पत्थर मार मार कर अमरूद तोड़ रही थी कि एक पत्थर वापिस उसके पाँव पर आकर लग गया, जिससे उसका पाँव टूट गया है। बादल कौवा ये सुनते ही वहाँ से भागता है। बिजली, क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर मारती रहती हो। बादल जी, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं पत्थर से अमरूद तोड़ रही थी। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांग में, अब मुझे जल्दी से मेरे घर ले जाओ। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया को बुलाता है। बादल कौवा और मानो चिड़िया बिजली कपी को एक टोकरी में डालकर घर ले जाते हैं। बिजली, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, ऐसे पत्थर ना मारा करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। बस चिड़िया बहन, आखिरी बार गलती हो गई। बादल भैया, अब हमें बिजली बहन को दूसरे जंगल उल्लू वैद जी के पास लेकर जाना होगा। अब बस वही है जो बिजली कपी की टांग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी दूर तक इसे कौन उठाकर लेकर जाएगा? मैं सभी पक्षियों से कहती हूँ, हम सब मिलकर जाएंगे और बारी बारी बिजली कपी को उठाएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, बिजली की टांग टूट गई है, हमें उसे दूसरे जंगल लेकर जाना होगा। ये काम हम सब मिलकर ही करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस काली कपी के साथ, उसने कल मेरा भोजन चोरी किया था। चीकू भैया, अगर उल्लू वैद जी के पास ना गए तो बिजली कपी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम कबूतर को भी बता दो। फिर मानो चिड़िया कबूतर को भी बता देती है। अगली सुबह सभी पक्षी बिजली कपी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और बाद में कबूतर तुम। बादल जी, जरा ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, कहीं आसमान से गिरकर मेरी दूसरी टांग भी ना टूट जाए। फिर बादल कौवा बिजली कपी की टोकरी उठाता है। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। बादल कौवा आगे आगे और सभी पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर बादल कौवा टोकरी रख देता है। कबूतर यार, अब तुम्हारी बारी है, मुझसे और नहीं उठाई जाती। सारे जंगल का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा। जो मर्जी कह लो तोते, तुम्हें तो मालूम है कि आज मैं मुश्किल में हूँ। फिर कबूतर टोकरी उठाता है और वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कबूतर के बाद चिड़िया बिजली कपी की टोकरी को उठाती है। अब तो बिजली कपी का डर भी खत्म हो गया था। उसे तो टोकरी में बैठकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे तो उड़ने में बहुत मजा आ रहा है, न पंख हिलाने की दिक्कत, न थकने की जरूरत। काश ऐसा हो कि सभी पक्षी रोज मुझे ऐसे ही लेकर जाएं। बिजली कपी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। आखिर सभी पक्षी बिजली कपी को उल्लू वैद के पास ले ही आते हैं। उल्लू वैद बिजली की टांग को अच्छे से देखता है। कपी की टांग का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी हो गई है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और अनार का शरबत पिलाओ, ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। बिजली कपी बादल की तरफ घूर कर देखती है और बादल कौवा चुप हो जाता है। दोस्तों, मैं कोई मीठा फल लेकर आता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अनार लेकर आती हूँ। मेरी पत्नी को पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए पालक लेकर आता हूँ। और मैं बिजली के लिए कोई मीठा अमरूद लेकर आता हूँ। फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी के लिए तरह तरह की चीजें लेने चले जाते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कपी के लिए तरह तरह के फल लाते हैं, जिन्हें देखकर बिजली कपी तो जल्दी से उन्हें खाने लगती है। बिजली,
टांग टूटने का अच्छा फायदा है, वरना तो ये पक्षी मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आने देते थे और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। बिजली कभी खाई जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम को उल्लू बिजली का ऑपरेशन करता है और कपी की टांग पर पट्टी बांध दी जाती है। आप सब जैसे इस कपी को यहाँ लाए थे, अब इसे वैसे ही लेकर जाओ। कुछ ही दिनों में कपी की टांग ठीक हो जाएगी। फिर वो सभी पक्षी बिजली को फिर से टोकरी में डालकर वापसी का सफर शुरू करते हैं। बिजली का भी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गया हूँ। हाँ बिजली, हम सब थक गए हैं। देखो, तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हैं। और एक तुम हो जो हम सब के घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो। चिड़िया बहन, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सभी दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन बादल कौवा दाना लेने गया हुआ था। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा चलकर देखती हूँ मेरी टांग ठीक हुई है कि नहीं। फिर बिजली कभी थोड़ा सा चलती है। अरे, मेरी टांग तो अब ठीक हो गई है, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं है। मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन अब कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे घर पर ही बैठे बैठे अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। कबूतर कपी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी बिजली कपी के लिए भोजन ले आती है। बिजली, जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो जाती, हम सब पक्षी तुम्हें घर पर ही भोजन दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बिजली कपी तो अपने घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया बहन, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है बिजली कपी अब ठीक हो गई है। वो इसलिए अपने घर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसे घर में बैठे बैठे मुफ्त का भोजन जो मिल रहा है। हाँ तोते, शक तो मुझे भी है। मानो चिड़िया और तोता एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फल तो खा लिया, अब थोड़ी देर बाहर जाकर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिर बिजली कपी अपने घर के बाहर ही टहलने लगती है। तभी तोता भी डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको? तोते के पास डंडा देखकर बिजली कभी वहाँ से ऐसे उड़ती है जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया, उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है, वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कफे के पास जाती है।
مل گیا بادل جی، مجھے مل گیا، مجھے طوطوں کا انڈا مل گیا۔ ٹھیک ہے بجلی، اگر ہمیں وہ انڈا پینا ہے تو ہمیں اچھے سے چوری کرنی ہوگی تاکہ ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ لیکن بادل، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ میں نے پورا پلان تیار کر لیا ہے، جیسے جیسے میں کہوں ویسا ویسا کرتی جاؤ۔ پھر دوسرے دن بجلی کا بھی طوطوں کے پاس جاتی ہے۔ طوطی بہن، سنا ہے کہ جنگل میں بہت تیز بارشیں ہونے والی ہیں، ایسے موسم میں تو ہمارے جنگل میں بھوجن کی بہت کمی ہو جائے گی۔ ہاں کبھی بہن، سنا تو میں نے بھی ہے۔ ہمارے جنگل کے باہر انسان کے باغ میں امرود پکے ہوئے ہیں، میں تو وہیں سے پکے ہوئے امرود لینے جا رہی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم دونوں بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن بجلی، ہم اپنا انڈا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہاں چنکی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں چلتا ہوں بجلی تمہارے ساتھ۔ طوطے، ایسے تو تم ایک امرود ہی لا سکو گے، جب جنگل میں بارشیں شروع ہوگی تو بھوجن نہیں ملے گا، پھر تم کیا دو گے اپنے بچے کو؟ اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم دونوں چلو اور کچھ امرود لا کر جمع کر لو۔ پھر وہ طوطا اور طوطی بجلی کپی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ دونوں بجلی کپی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بادل کپا وہاں آتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آسانی سے طوطوں کا انڈا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چنکی جلدی کرو، مجھے اپنے انڈے کی چنتا ہو رہی ہے۔ ہاں چیکو جی، چنتا تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ میں نے 2 امرود توڑ لیے ہیں، آپ بھی 2 امرود توڑ لیں اور جلدی سے ہم دونوں واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا بجلی، تم امرود نہیں کھا رہی؟ طوطے، وہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ویسے بھی مجھے امرود زیادہ پسند نہیں ہے۔ پھر طوطا اور طوطی وہاں سے امرود لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں کوئی پاگل ہوں جو تمہاری طرح یہ امرود کھا کر اپنا پیٹ بھروں گی؟ میں تو آج تمہارا سوادشت انڈا پیوں گی۔ پھر جلدی سے بجلی کا بی بی اپنے گھر کی اور بھاگتی ہے۔ ارے چنکی، ہم لوٹ گئے، ہمارا انڈا نہیں ہے۔ پتی جی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کپی کی باتوں میں نہ آئیے، مگر آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بیٹھے ایسے رو رہے تھے، تبھی مانو چڑیا، بلبل اور کبوتر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ بادل جی، جلدی سے توڑو یہ انڈا، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا۔ پھر بادل کوا اپنی چونچ مارتا ہے اور انڈے کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جلدی سے دونوں طوطے اور طوطی کا انڈا پی لیتے ہیں۔ واہ بادل جی، بہت مزہ آ گیا، چلو اب ہمیں طوطے کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کا رونا بھی ہے۔ کل کبوتری کا، آج تمہارا اور کل کسی اور کا انڈا چوری ہوگا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ پھر کبے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میرا طوطا بھیا اور میری طوطی بہن، مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ میرے بہن بھائی کا انڈا کسی نے چرا لیا ہے تو میں بھاگی بھاگی چلی آئی۔ بجلی، اگر ہم تمہارے ساتھ امرود لینے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ طوطے بھیا، اگر تم مجھے دوشی سمجھتے ہو تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، لیکن کیا کریں، بھوجن لانا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ حوصلہ رکھو بجلی بہن، حوصلہ رکھو۔ اب ایسا نہیں ہوگا، جب سب بھوجن لینے جائیں گے تو میں گھونسلوں کی رکھوالی کروں گی، میں دھیان رکھوں گی سب کے گھونسلوں کا۔ سبھی پکشیوں کو بلبل کی یہ بات پسند آتی ہے اور پھر بلبل ایسا ہی کرتی ہے۔ جب سبھی پکشی بھوجن لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بلبل جنگل میں اڑتی پھرتی اور سبھی گھونسلوں کا دھیان رکھتی۔ بادل جی، مجھے تو انڈا ہی پینا ہے، اگر آج مجھے انڈا نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اس موٹی بلبل نے سارا کھیل ہی الٹا کر دیا۔ بادل جی، چلو ہم کسی دوسرے جنگل میں جا کر پکشیوں کا انڈا پی لیتے ہیں، اب یہاں تو وہ موٹی بلبل ہماری کوئی چال نہیں چلنے دے گی۔ پھر وہ پتی پتنی اڑتے اڑتے دوسرے جنگل نکل جاتے ہیں۔ بجلی کا پی کو ایک گھونسلے میں 3 انڈے دکھائی دیتے ہیں۔ ارے میٹھی بہن، آپ یہاں، آپ کے انڈوں کے پاس کون ہے؟ مانو بہن، مجھے اپنے انڈوں کی کوئی چنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب پکشی اپنے انڈے گھونسلوں کے نیچے چھپا دیتے ہیں اور سامنے سانپ کے انڈے رکھ دیتے ہیں۔ میٹھی بہن، یہ تو آپ بہت اچھا کرتی ہیں، تاکہ جو بھی سانپ کے انڈے پیے وہ مر جائے۔
हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कवि मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। बादल जी, जब मैं छोटी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में मीठी खीर बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। कम से कम बारिश में मुझे खिचड़ी तो मिलती रहती। बिजली, देखो रसोई में क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगा। बिजली कभी रसोई में जाती है। चावल वाला डिब्बा खाली है और दाल भी नहीं है। बादल, अरे ओए बादल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना घी है, ना चावल, ना दाल। चलो बिजली, अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाते हैं। उसके पास खिचड़ी बनाने का सामान जरूर होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है बिजली चिड़िया घर पर नहीं है। चलो हम कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो पति पत्नी कबूतर के घर की ओर जाते हैं। आज तो कौवे खिचड़ी खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। कबूतर, क्या तुम घर में हो? मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे। अरे क्या हुआ बिजली बहन, ऐसी बारिश में सब ठीक तो है ना? मानो बहन, तुम्हारी भाभी का खिचड़ी खाने को मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर चले गए थे। बादल भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लग गई थी, इसलिए मैं कबूतर के घर आ गई। कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है खिचड़ी, कहाँ है? अरे कबूतर, यहाँ कहाँ है? हम तो खुद खिचड़ी ढूंढ रहे हैं। बिजली, चलो हम मैदान की तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें चावल और दाल मिल जाएगी और फिर हम सब मिलकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सभी वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी घने जंगल के पास पहुँचे ही थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है और बिजली कभी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। बिजली, बिजली नहीं है चिड़िया, मेरी बिजली कहाँ चली गई? हमें बिजली की खोज करनी होगी। लगता है वो तेज हवा से उड़ गई है। फिर वो तीनों दोस्त बिजली कवि की खोज करने लगते हैं। बिजली कवि तो किसी पतंग की तरह उड़ रही थी। बिजली कवि जाकर एक बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। बादल भैया, आप चिंता न करें, जब बारिश रुकेगी तो बिजली कवि घर आ जाएगी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो हम कभी खिचड़ी खाने की जिद न करते। हमें जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखना होगा, क्योंकि हवा उसी तरफ चल रही है। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। एक कवि उड़ती हुई उस दिशा में जा रही थी, आप जाकर वहाँ देखें। फिर वो सभी दोस्त बुलबुल की बताई हुई दिशा की ओर चले जाते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। तो सो रही मेरी पत्नी पेड़ के नीचे। मैं बच गई बादल। बिजली, तुमने ही तो जिद की थी ऐसी बारिश में खिचड़ी खाने के लिए। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी बाहर ना आते। चलो दोस्तों, अभी हमें चावल और दाल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त तोता वहाँ आ जाता है। अरे आप सब यहाँ, वो भी इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, हम तो मैदान में से चावल और दाल लेने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली और बादल का खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। वो सामने मेरा घर है, जब तक बारिश हो रही है आप सब वहीं रुक जाएं। जब बारिश रुक जाएगी तो फिर सब चले जाना। फिर चीकू तोता उन सबको अपने घर में ले जाता है। अरे तोते भाई, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए ये खिचड़ी लेकर आई हूँ। क्या आपको खिचड़ी पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं।
तोती बहन, ये खिचड़ी खाने के लिए ही तो हम सब बारिश में मारे मारे फिर रहे हैं। फिर तोते की पत्नी सभी पक्षियों को गरम गरम खिचड़ी देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो खिचड़ी खाते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। दोस्तों, क्या मुझे भी ये गरम गरम खिचड़ी मिलेगी? फिर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी खिचड़ी मिल जाती है।